आज आरपीएससी का सेकंड ग्रेड जो कि ग्रुप ए का पेपर अभी आयोजित हुआ है। 12 जुलाई को ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जिसको आज हम देखेंगे और आप अपने आंसर को ज़रूर मिलाइएगा किस प्रकार से आरपीएससी पेपर करवा रही है, आगामी दिनों में किस तरीके से जीके का पेपर बन सकता है। आसपास की चीज़ों को देखते हुए हम इस पेपर को सोल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर पहले की तरफ। सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी मचान नुमा झोपड़ी को क्या कहते हैं? देखिए, जो सहरिया जनजाति है वो खेतों की रखवाली करने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए पेड़ों पर मचान नुमा एक अस्थायी झोपड़ी बनाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में टोपा, कोरुआ या फिर गोपना कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 4। इसको टोपा या कोरुआ बोला जाता है। आ जाते हैं सवाल नंबर सेकंड में। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। जो हमको नदियाँ दे रखी है माजम, बेड़च, रूपारेल और काली सिंध, 4 तरीके की नदियाँ दे रखी है। इसमें पूछा है कि कौन सा चंबल नदी तंत्र का भाग है, यानी कि चंबल नदी तंत्र में कौन सी नदी शामिल है। देखिए, काली सिंध तो सीधे तरीके से चंबल का भाग बनती है और ये जो बेड़च है ये बनास का तंत्र है, पर बनास तंत्र भी हम देखते हैं तो चंबल नदी का ही तंत्र है। तो और ये दोनों नदियाँ बेड़च और काली सिंध कहीं ना कहीं चंबल नदी का भाग है। माजम जो नदी है वह साबरमती की नदी है और एक अरब सागर का तंत्र माना जाता है। और रूपारेल है जो तो आंतरिक अंतःप्रवाह की नदी है जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो केवल 2, यानी कि ऑप्शन 1, राजस्थान में जो नदियों हैं जो बेड़च और काली सिंध है वह चंबल नदी का भाग है और ये दोनों नहीं है। तो इसका हो जाएगा केवल 2 नदियाँ चंबल नदी तंत्र का भाग है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन से जिले सम्मिलित किए? देखिए, आर्द्र दक्षिणी और पूर्वी दे रखा है। देखिए, दक्षिणी पूर्वी में हम देखते हैं तो कोटा आता है, झालावाड़ आता है और बांसवाड़ा डूंगरपुर नहीं आता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर आता है आर्द्र दक्षिणी मैदान में, यानी कि जोन 4 बी का हिस्सा है जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। कोटा और झालावाड़, यानी कि ऑप्शन डी केवल 2, कोटा और झालावाड़, ऑप्शन 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि एक तरफ उद्योग दे रखे हैं सीमेंट के और एक तरफ उनका स्थान दे रखा है। जेके सीमेंट बांगरोल, ये बिल्कुल सही है, ये इसका स्थान भी लग रहा है। एसीसी सीमेंट लाखेरी का है जो कि ये बिल्कुल सही है, अभी फिलहाल में ये बंद हो गई है और इसके लिए कई आंदोलन चल रहे हैं। मंगलम सीमेंट राबरियावास दे रखा है। देखिए, मंगलम सीमेंट जो है वो कोटा मोडक में स्थित है, ना कि राबरियावास में, तो ये गलत लग रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़, ये बिल्कुल सही है ये भी। तो इनमें से केवल 3 सुमेलित है और ये जो तीसरा मंगलम सीमेंट है ये मुख्य कारखाना इसका मोडक कोटा में है, तो ये गलत हो जाएगा। आइए 5वें नंबर के सवाल पर। काफ़ी अच्छा सवाल दे रखा है 5वां नंबर का कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमको देखना है। देखिए, आरक्षित वन दे रखे हैं 36.05%, रक्षित वन दे रखे हैं 57.55% और अवर्गीकृत दे रखे हैं 6.40%। देखिए, सरकारी रिपोर्ट और ये जो हमारे प्रशासनिक वन वर्गीकरण में जो राजस्थान के हिस्सा आता है वो सबसे बड़ा लगभग रक्षित वन का ही आता है जो कि लगभग 57% के आसपास है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रक्षित वन 57 के आसपास है तो ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं आरक्षित। तो आरक्षित वन में 37% आता है और सबसे कम हिस्सा अवर्गीकृत वन को कहा होता है। तो इसमें सही उत्तर होगा ए और बी, अवर्गीकृत वन। इसमें 6.40% दे रखा है जो कि गलत है, यानी कि इसका आंसर होगा ए और बी। तो 36% आरक्षित वर्ग हो गए और रक्षित हो गए लगभग 57.55%। तो ये दोनों आंकड़े सही है। चलते हैं नीचे अगले सवाल की तरफ। निम्नांकित में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? देखिए, सिरोही जिले में स्थित है अचलगढ़ जिसकी 1380 मीटर है, यही सबसे ऊंचा हो जाएगा। भाई कमलनाथ की तो 1001 मीटर है, ऋषिकेश की 1017 मीटर है और ये झेलिया डूंगर तो मेरे याद में नहीं आ रहा है, फिर भी इसका सही आंसर अचलगढ़ होना चाहिए। आप एक बार देख के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
सवाल नंबर 7 कह रहा है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF के बारे में हमको विचार करना है। इसकी स्थापना 1977 में राजस्थान डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए की गई थी। देखिए बिल्कुल सही तरीके से है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 था, जो कि राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में ये कार्यान्वित हुई। दूसरा कह रहा है कि ये राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। बिल्कुल दोनों ही बात सही लग रही है। इसमें आंसर हो जाएगा अपना तीसरा, A और B दोनों। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति के समानांतर समवर्षीय रेखाएं सामान्यतः उत्तर पूर्व, यानी कि अगर ये राजस्थान है तो इसमें उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि इस तरीके से, सॉरी एक बार वापस देख रहे हैं। राजस्थान का जो नक्शा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इस तरीके से चलती है, इस तरीके से। तो इसमें हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति मानी जाती है राजस्थान में, और वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है दक्षिण पूर्व की तरफ चलते चलते। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ पर्यटन स्थल दे रखे हैं, एक तरफ दे रखी है उनकी अवस्थिति। देखिए बाला किला तो अलवर में है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। गागरोन किला झालावाड़ में है, तो दूसरे का चौथा हो जाएगा। नाकोड़ा बालोतरा में पड़ता है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। और करणी माता मंदिर बीकानेर में पड़ता है, तो डी का थर्ड हो जाएगा। मिलाइएगा तो आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर लग रहा है। वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष का सर्वाधिक व सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले। देखिए जनगणना 2011 में राजस्थान में नगरीय शहरी क्षेत्रों में जो 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो धौलपुर में है। तो धौलपुर में सर्वाधिक है और सबसे कम उदयपुर जिले में है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। 11 नंबर सवाल काफ़ी अच्छा दे रखा है कि हमको विचार करना है कथनों पर और सही विकल्प को चुनना है। रणथंभौर के शासक वाघभट्ट ने तुर्कों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। और दूसरा देखा रखा है कि बलबन ने बूंदी व चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किए। देखिए काफ़ी अच्छा और डीप क्वेश्चन पूछा है, कई बच्चों ने इसको नहीं किया है, फिर भी अपन इसको देखते हैं कि रणथंभौर के चौहान शासक थे वाघभट्ट। इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के समय हुए तुर्की आक्रमणों का सफलतापूर्वक इन्होंने उसको विफल किया था। और वहीं दिल्ली के सुल्तान जब बलबन ने राजपूताना में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चित्तौड़ और बूंदी में सैन्य अभियान भेजे थे। तो ये लगभग दोनों ही सत्य हैं। इसका प्रमाणिक आंसर की आने पर ही इसका देखेंगे। 12वां नंबर का सवाल है, काफ़ी सिंपल सा सवाल है। मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बीठू मेहा से संबंधित नहीं है। देखिए जो ये झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह राजीरा, ये जो है ये रमा सांधु या माला सांधु द्वारा की गई है। बाकी चंदाजीरी वैली, गोगाजीरा रसावला और पाबूजीरा छंद, ये सारी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो बीठू मेहा जी की है। ये जो फोर्थ आपको दे रखी है ये रामा सांधु या माला सांधु द्वारा की गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। केला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। बिल्कुल सही है, ये चैत्र माह की शुक्ल अष्टमी को ही लगता है केला देवी का। शीतला माता पूजन चैत्र शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। नहीं 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 नहीं, शीतला माता का शुक्ल को नहीं होगा, बस कृष्ण को होगा, और सप्तमी को भी नहीं होगा, अष्टमी को होगा, तो ये गलत हो जाएगा। रणथंभौर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को गणेश का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, बिल्कुल सही। गणेश जी का सुप्रसिद्ध मेला, यानी कि ए व सी सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 14, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा था? वही यह सिंपल सा सवाल है, कुशल राज सिंघवी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न किसान नेताओं कौन शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? भाई हरि भाई किंकर जो थे ये तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, न कि शेखावटी से। तो हरि भाई किंकर इसका सही आंसर हो जाएगा। वो विद्या प्रचारणी सभा जैसों से जुड़े हुए थे, न कि शेखावटी से। सवाल नंबर 16 बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है। संयुक्त राज्य राजस्थान और बृहत्तर राजस्थान दोनों के सदस्य मंत्रिमंडल में रहे वो है भूरेलाल बयां। ये दोनों में मंत्रिमंडल में शामिल रहे थे। सवाल नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? पोमचा, मिर्जाई, चुनरी, लहरिया। देखिए पोमचा, चुनरी और लहरिया ये जो तीनों हैं ये तीनों ही महिलाओं के वस्त्र हैं, जबकि ये मिर्जाई हैं ये अलग है, ये पुरुषों का है। इसको अंगरखी बोल सकते हैं या जैकेट रूप से रुईदार बोल सकते हैं, तो इसमें मिर्जाई होगा। अभी तनसुख, मिर्जाई और दत्तई इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कल्चर से, राजस्थानी कल्चर से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मिर्जाई इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 2। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में राजस्थान के घनवाद्यों की कार्यप्रणाली और बनावट के संबंध में हमको इन कथनों को देखना है। खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है। ओके। थाली और तसली को बजाते समय उन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ की डंडी से आघात किया जाता है। ठीक है। झांझ मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में ग्रामीण बाजों के साथ बजाया जाने वाला एक छोटा मिट्टी का वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अच्छा देखिए, खड़ताल जो है ये बिल्कुल सही दे रखा है। खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों, झंझनाट के लिए धातु की डिस्क उंगलियों और अंगूठे से पहनकर बनाया जाता है। खड़ताल के लिए बिल्कुल सही लग रहा है। थाली और तसली को बजाते समय उन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ की डंडी से आघात किया जाता है, बिल्कुल जैसे हम मंदिरों की झालर भी बजाते हैं। झांझ मुख्य रूप से मेवाड़ के क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ बजाया जाता है और ये एक छोटा मिट्टी का वाद्य, अरे मिट्टी का नहीं है भाई, ये मिट्टी का बिल्कुल नहीं है, ये तो मंजीरे नुमा वाद्य यंत्र होता है झांझ। तो इसी गलत हो जाएगा। देखिए बिल्कुल एक छोटी सी मिस्टेक दे रखी है, ऑप्शन ए और बी। नहीं गलत पूछा है ना, तो केवल सी गलत हो जाएगा। देखिए आंसर दे रखा है केवल सी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सवाल नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव? देखिए हरिपुरा अधिवेशन, ये हमेशा पूछा जाता है। ये हरिपुरा अधिवेशन का 1938 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। कई देशी रियासतों, प्रजामंडलों, लोक परिषदों के आधिकारिक समर्थन जो प्राप्त हुआ था ये हरिपुरा अधिवेशन से हुआ था। काफ़ी सिंपल सवाल था और बहुत अच्छा सवाल भी माना जा सकता है। सवाल नंबर 20, अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मान सिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था? अच्छा ठीक है। देखिए बदायूनी के अनुसार अकबर ने मान सिंह को हल्दी घाटी युद्ध के लिए सेनापति तो बनाया था, तो दरबार के कई मुस्लिम अमीर और हिंदू के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक नकीब खान नाम के जो पठान थे, इन्होंने खुलकर इस नियुक्ति का विरोध किया और युद्ध में जाने से मना कर दिया था। तो ये तो बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी ने। सवाल नंबर 21, देखिए रामस्नेही संप्रदाय का हमेशा आता है और ये कहीं बच्चे बहुत रिपीट के बाद भी इसको गलत कर देते हैं या छोड़ के आ जाते हैं। खेड़ापा शाखा जो दे रखी है वो रामचरण जी दे रखा है। शाहपुरा में हरि रामदास जी, सिंगथल में रामदास जी और रेण शाखा में दरियाव जी। देखिए ये ऊपर के 3 तो गलत दे रखे हैं, रेण शाखा का सही दे रखा है कि दरियाव जी हैं। तो सही सुमिलित है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। शाहपुरा शाखा की तो संत रामचरण जी थे, तो ये गलत हो गया। खेड़ापा शाखा के हम देखते हैं तो संत रामदास जी थे, जबकि रामचरण जी लिख रखा है। सिंगथल के ये जो सिंगथल जो शाखा थी इसके संत हरि रामदास जी थे, जो ऊपर नीचे कर दिया है। और रेण का दरियाव जी बिल्कुल सत्य दे रखा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट करिएगा, बहुत पूछा जाता है।
भाई ये क्वेश्चन तो आरपीएससी के बिल्कुल जहनों पे चढ़ गया है। परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना के निम्न में से किस रेजिमेंट में थे? ये घुमा घुमा के बहुत सवाल अभी पूछा जा रहा है। पिछली परीक्षाओं में वनपाल में पूछा गया था, एलडीसी में पूछा गया था और अब आज इस एग्ज़ाम में आ गया था। आगे भी हमको ये जो परमवीर चक्र विजेता राजस्थान के हैं, महावीर चक्र से जो 2026 में नवाजा गया है, उनको आप जरूर देखिएगा। जबकि मेजर पीरू सिंह राजपूताना राइफल से थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। झुंझुनू जिले के निवासी थे ये पीरू सिंह जी शेखावत। ये 6ठी बटालियन राजपूताना राइफल से थे। वर्ष 1948 में जम्मू कश्मीर के तीतवाल मोर्चे पर अदम्य साहस दिखाते हुए ये शहीद हुए और इनको मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया है। इनके बारे में आप पढ़िएगा, काफ़ी साहस, अदम्य साहस और वीर परिचय इन्होंने दिया। आते हैं सवाल नंबर 23 में। निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेल्लोर जेल में बंदी रखा गया था? भाई अर्जुन लाल सेठी को वेल्लोर जेल में रखा गया था और ये इनको निमेज हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया और इन्होंने भूख हड़ताल भी की थी लंबी, अधिकारियों के लिए, राजनीतिक कैदियों के लिए। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? भाई वेदी भवन है कुंभलगढ़ का। ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित 2 मंजिला प्राचीन वेदी यानी कि यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए इन्होंने किया था। सवाल नंबर 25। निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? भाई ये जो कछुआ जो है, ये खुद राजा नल का वंशज मानते हैं। इन्होंने प्राचीन समय में मध्य प्रदेश के नरवर पर शासन किया था ताकि आगे चलकर ये शाखा दौसा और आमेर राजस्थान में आई थी। सवाल नंबर 26 से देखते हैं। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी थी? मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? शाहबाज खां, जलाल खां, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह। देखिए इसका आंसर होगा आमेर के मान सिंह। राव चंद्रसेन को अधीन करने के लिए अकबर ने जलाल खां, शाहबाज खान और बीकानेर के राय सिंह के नेतृत्व में अलग अलग समय पर सेनाएं भेजी थी, परंतु आमेर के कुंवर मान सिंह को मारवाड़ के प्रताप के लिए ही भेजा गया, कभी चंद्रसेन के लिए नहीं भेजा गया। तो इसका सही आंसर होगा 4th। सवाल नंबर 27। कौन सा कथन सही है देखते हैं। 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया था। देखिए बिल्कुल सही है ये। 1927 में रामनारायण चौधरी को ही चुना गया था। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। बिल्कुल सत्य बात है, फहराया गया था। हेमचंद्र छंगाणी की वायरस लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा था। ये भी छंगाणी ने जो लिखा था इरविन को, ये भी सही है। तो तीनों सही हो जाएंगे मेरे हिसाब से। एक बार आप जरूर मेरे को डिस्कस करिएगा। अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत है तो कमेंट में आप जरूर देखिएगा। बूंदी चित्रकला से भी बहुत सवाल आ रहे हैं। बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राव सुरजन हाड़ा द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद बूंदी शैली में मुगल तत्वों का प्रवेश हुआ। देखिए बिल्कुल सही है ये। मुगल तत्वों का प्रवेश अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद शैलियों में भी देखने को मिलती है। और राव रतन सिंह के समय चित्रकला में जहांगीर काल के मुगल चित्रों का प्रभाव दिखना, तो अगर ऊपर वाली बात सही है तो नीचे वाली भी सही पड़ेगी। बूंदी की सामरिक भौगोलिक स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली चित्रकारों को आकर्षित करने में मदद की। देखिए बिल्कुल सही है, तीनों ही सही हो जाएंगे। चित्रकला से संबंधित इन तीनों में बूंदी का बाहरी कलात्मक प्रभाव पड़ा और मुगल शैली प्रभावशाली हुई। चलते हैं सवाल नंबर 29 में। लोक देवता हड़बू जी किस वंश से संबंधित थे? देखिए हड़बू जी तो बिल्कुल सांकला से थे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 30 पे आते हैं। इसमें दे रखा है कि हमको गणेश्वर पुरास्थल से संबंधित सही विकल्प को चुनना है। गणेश्वर का टीला ढूंढ नदी की उद्गम स्थल पर अवस्थित है। बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, ढूंढ नदी पर नहीं है, कांतली नदी पर है, जो कि ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी है, जहाँ पर भारी मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं।
स्थल तिथि 3800 ईसा पूर्व बता रखी है भाई, बिल्कुल नहीं होगा। सिंधु घाटी सभ्यता ही जब हमको देखते हैं तो 2500 से लेकर 3000 आता है, तो 3800 तो बहुत पुराना हो जाएगा। लगभग 2800 मान सकते हैं, 2500 मान सकते हैं, पर में 3800 नहीं होगा, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। और ताम्र के उपकरण तो प्राप्त हुए हैं, तो केवल ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा सवाल था। सवाल नंबर 31, राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई थी, अप्रैल में हुई थी। 1949 में एकीकरण के चौथे चरण के बाद राजस्थान के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य सचिवालय स्टेट सेक्रेटेरिएट की स्थापना की गई। फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मायोसस, अरे ये जगन्नाथ पाड़िया जी की किताब है। ये इन्होंने अपने जीवनों के संघर्ष के लिए मुख्य धारा से जो सफ़र इन्होंने साझा किया था, इसमें आत्मकथा का संस्करण है। ये जगन्नाथ पाड़िया से संबंधित है। सवाल नंबर 33, 243N यानी कि N का मतलब हो गया 243T, बिल्कुल इंग्लिश में देखिए 243T में है SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण, यानी कि आरक्षण की एक ही ऑप्शन में है, सीटों का आरक्षण है भाई, बिल्कुल। 74वें संविधान संशोधन में ये भाग 9A नगर पालिका के अनुच्छेद 243T में SC ST और फीमेल के लिए रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें वित्त राज्य आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? भाई देखो, सदस्य तो अगर गैर आधिकारिक सचिव को भी मिला रहे हैं अध्यक्ष के अलावा, अगर अध्यक्ष को जोड़ें, अध्यक्ष को नहीं जोड़ेंगे, सदस्य पूछ रहा है और सचिव सहित पूछ रहा है, 4 हो जाएंगे, 4 ही होंगे, बिल्कुल 4 ही होंगे। सवाल नंबर 35 को देखते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में देखिए, अधिनियम 3(2) के अनुसार आयोग के एक अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य व सदस्य सचिव के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। वही एक अध्यक्ष हो गया, सही है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य हो गए, फिर सदस्य सचिव हो गया, के अलावा नहीं, देखिए ये क्वेश्चन में सब कुछ सही था, पर में ये सारे सदस्य के बाद अलावा 4 सदस्य और होंगे, वो नहीं होता है। केवल 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव का प्रावधान है। अलग से सदस्यों के अलावा 4 सदस्य नहीं होंगे। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति, बिल्कुल, एक अनुसूचित जनजाति, बिल्कुल, एक अन्य पिछड़ी जाति और एक, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सेकंड ही सही होगा, ओनली ऑप्शन 1। अच्छा, राजस्थान विधानसभा की निम्नांकित 27 समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? भाई वित्तीय समिति तो सरकारी आश्वासन पर समिति, ये कौन सी भी है? कुछ ही नहीं, बाकी 3 तो है। 37वें में देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई? भाई बाल स्थापना जोधपुर में है, जयपुर में है, अजमेर में तो नहीं, क्योंकि वर्ष 2017 में जब राजस्थान उच्च न्यायालय की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की पहल हुई थी, तब बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार केवल जयपुर जोधपुर में ही हुआ था, बिल्कुल सही, ये जयपुर जोधपुर ही होगा, अजमेर में नहीं है। सवाल नंबर 38, राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राजप्रमुख था, बिल्कुल है, था भाई। राजस्थान के राज्यपाल का 7वें संविधान द्वारा, बिल्कुल ये भी सही है। हुकुम सिंह पहले थे जिन्होंने राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल, भाई ये तो राजप्रमुख थे, हुकुम सिंह तो राज्यपाल थोड़ी थे। राजस्थान के पहले राज्यपाल तो गुरमुख निहाल सिंह थे ना, सरदार हुकुम सिंह थोड़ी थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल। राजस्थान लोकायुक्त 39, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, अभी 3 दिन पहले ही मैंने कोई पेपर सोल्व करवाया था, उसमें बच्चों को बताया था। इसमें बीकानेर नहीं आएगा, बाकी डूंगरपुर, कोटा, पाली, यहाँ पर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है भाई। आ जाओ राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त, भाई 3 फरवरी 1973, बिल्कुल रटने वाले सवाल थे, इनको याद रखना है और ये सही हो जाते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 25-26 में
सहायता योजनाओं में जो विचार कथन दिए हैं उस पर विचार करें और सही को चुनना है। देखिए, अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना अंतर्गत 112 पांडुलिपियों को स्वीकृत किया गया। सही हो सकता है, डाटा मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं इसको सही मान रहा हूँ, आप देखिएगा कि क्या मानता है इसमें। और 2025-26 में कुल 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया, बिल्कुल सही है ये। और सहयोग योजना में कुल 21 पत्रिकाओं की सहयोग राशि स्वीकृत की गई। ये तो करंट का बहुत अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया है, हालांकि इसमें दोनों ही कथन सत्य लग रहे हैं, फिर भी आप मुझे कमेंट के बारे में बताना कि इसमें से 112 पांडुलिपियों को ही वित्तीय मंजूरी दी थी ना। 112 पांडुलिपियों का अब मेरे को याद आ रहा है कि 112 के लगभग थी और इनमें 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। दोनों सही हो जाएंगे। राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार रिफाइनरी तथा इसकी एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं को कौशल विकास हेतु जिले में वही बालोतरा, देखिए बालोतरा में जो पंचपद्रा रिफाइनरी है, एंसिलरी यूनिट्स है, उसमें 26-27 में बालोतरा में ही एक अत्याधुनिक स्किल डेवलपमेंट हब स्थापित करने की घोषणा की गई थी। 13 मई 2026 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बांगड़े ने मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर के कुलगुरु में किसे, ये प्रोफेसर रमन कुमार दवे हैं, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 के द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में किस रोग को हटाया गया? देखिए, कुष्ठ रोग को हटाया है। ये अभी राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 की अधिनियम धारा 2 से कुष्ठ रोग ये खतरनाक की सूची से हटा दिया गया है। यह कुष्ठ रोग के रोगियों को सामाजिक भेदभाव खत्म करने के लिए और स्थानीय निकाय चुनाव में अवसर की देने के लिए उठाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करंट के लिए अभी पूछा। मई 2026, देखिए एक और करंट का सवाल है। देखिए, करंट के सवालों में गहनता से जरूर पूछे गए हैं। अगर आपने बिल्कुल डीप और गहन बिल्कुल तरीके से अगर आपने एक एक पॉइंट से करंट पढ़ा है तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता है। मई 2026 में उदयपुर में आयोजित हुई 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने 2 तो गोल्ड पदक जीते थे। तो 2 गोल्ड यहाँ पे दे रखे हैं, 2 गोल्ड यहाँ पे दे रखे हैं। रजत पदक भी 2 जीते थे, तो 2 रजत पदक ये रहे। काम खत्म हो गया, बाकी आपको याद हो ना हो, ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो राजस्थान जो 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक उदयपुर में आयोजित हुई थी ये, जिसमें 5 पदक राजस्थान ने नाम किए थे, जिसमें से 2 2 1 2 2 1 221, मैंने बताया था 221 याद कर सकते हो आप। IIT जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरानोस्टिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में हमको विचार करना है। देखो, थेरानोस्टिक्स चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति का प्रतीक है, ऐसा दे रखा है, जिसमें निदान और उपचार को एक ही प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है। ये इस अग्रणी कार्य का नेतृत्व डॉक्टर रविराज वंकायला ही कर रहे हैं और इस शोध की एक प्रमुख विशेषता फोटोथेरानोस्टिक्स है, जिसमें प्रकाश और नैनो प्रौद्योगिकी, बिल्कुल तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। और अभी फिलहाल राजस्थान पत्रिका में पिछले 2 दिन पहले मेनाल से संबंधित एक शोध हुई है, जिसमें मोहनलाल सुखाड़िया के प्रोफेसर यादव जी ने एक नई प्रजाति, फर्न की नई प्रजाति खोज की गई है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित में खिलाड़ियों का राजस्थान से संबंधित है। मनीषा कुमारी का संबंध है भाई। देखिए, अप्रैल 2026 में आयोजित हुई थी एशियाई बीच कबड्डी खेलों के लिए भारतीय राष्ट्रीय महिला टीम में मनीषा कुमारी का चयन किया गया है। डेयरी से संबंधित क्वेश्चन आया है। डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे में कथनों का विश्लेषण करके हमको देखना है। राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्ष में बढ़ाकर 94 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल। सरस रोजगार योजना के तहत 3000 नए बूथ बिल्कुल किए जाएंगे और इसका दिल्ली, NCR, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही, दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी। 14 मई 2026 को राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा मेड़ता में किया गया था भाई, मेड़ता, ऑप्शन बी। यहाँ पर प्रसिद्ध राठौड़ योद्धा और भक्त शिरोमणि मीराबाई की दादा जो राव दूधाजी थे, उनकी अश्वारोही यानी कि घुड़सवार 14 मई 2026 को केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा नागौर में, किलो की मेड़ता में, ठीक है।
आ जाइए 50 नंबर एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में, थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में हमको विचार करना है। देखिए इसमें कुआलालंपुर में आयोजित हुई थी बिल्कुल, और ये दूसरी एशियन पैरा है। 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया है राजस्थान के, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल का चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर 5 से 8 मार्च 2000। बिल्कुल भाई, ये दोनों सही हो जाएंगे कथन, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। देखिए मलेशिया के कोलमपुर में आयोजित हुई थी दूसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल, और भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने किया था, और इसी चैंपियनशिप को मेजबानी जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय को सौंपा है। आ जाते हैं सवाल नंबर 51 में। कर्णपुरा और चंद्रपुरा कोयला, ये तो झारखंड के हैं नो डाउट। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है ये, गोंडवाना कोयला क्षेत्र बोलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग डेविस जल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित होता है? डेविस ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप। देखिए अटलांटिक महासागर का हिस्सा है ये डेविस जल डमरूद्य। ये ग्रीनलैंड को कनाडा के बैफिन द्वीप से अलग करता है, ग्रीनलैंड को कनाडा के बैफिन आइसलैंड से, और लेब्राडोर सागर को भी बैफिन की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये अच्छा सवाल है, ये सिंपल सा सवाल अगर याद है तो। सवाल नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि की जाती है? अन्न उत्पादक, ठीक है, अर्जेंटीना के पंपास में की जाती है, बिल्कुल की जाती है। न्यूजीलैंड के कैंटबरी मैदान में भी बिल्कुल की जाती है, इसमें तो बहुत ज़्यादा होती है। अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में ये तो भूमध्य रहेगी, या तो स्थानांतरित या बागान कृषि की। अमेजन बेसिन नहीं होगा इसका, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स बिल्कुल यहाँ होगा, तो अमेजन बेसिन ही नहीं होगा और सारे होंगे। एबीडी, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। भारत के निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों, निम्नलिखित जैवमंडल के आरक्षित क्षेत्रों में कौन सी यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नेटवर्क WNBR में सम्मिलित है? भाई WNBR क्या है? ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ही तो है। भारत में से 18 में से 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है, उसमें उत्तराखंड का नंदा देवी तो है ही सही, सिमलीपाल भी है भाई, सिमलीपाल ओडिशा का है, सिमलीपाल है, बिल्कुल है। नोक्रेक, ये नोक्रेक मेघालय का बिल्कुल शामिल है, नोक्रेक है मेघालय का शामिल है, बिल्कुल है। हिमाचल प्रदेश का है कोल्ड डेजर्ट, ये है तो सही, पर मैं अब शायद जैवमंडल में नहीं हो, देखना पड़ेगा इसको एक बार, आप देखिएगा ABC या AB, देखिए B और D में से हो सकता है, हालांकि मेरे को लग रहा है कोल्ड डेजर्ट को नहीं किया है। ABC हो जाएगा ऑप्शन बी, फिर भी आप एक बार देख के ना कमेंट करके बताइएगा अगर ABCD किया है। 55 क्वेश्चन है। मीथेन CH4 उत्सर्जन के संदर्भ में हमको विचार करना है। धान की कृषि, मवेशी और अन्य पशु का अपशिष्ट, दीमक, अपशिष्ट भराव क्षेत्र, कौन से मीथेन के? भाई सारे ये तो, धान के खेत से भी मीथेन बनती है, पशुधन से भी, पाचन तंत्र गोबर से भी मीथेन बनती है, दीमक पाचन तंत्र में सूक्ष्म जीव भी मीथेन का उत्पादन करते हैं दीमक, और लैंडफिल्स अपशिष्ट भराव क्षेत्र, ये सड़ने गलने से भी तो निकलती है मीथेन। सारे हो जाएंगे भाई इसमें ABCD। सॉरी, 56 सवाल दे रखा है कि कौन सी नदी पश्चिम प्रवाहित नहीं होती? पश्चिम में परिवाहित नहीं होती, यानी कि हमको देखना है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी अरब सागर में गिरती है। तो शरावती देखते हैं, शरावती तो कर्नाटक में है, पेरियार केरल में है, और भरतपुजा भी केरल में ही है। तो ये सारी तो पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम में बहेगी। स्वर्ण रेखा हो जाएगी इसकी सही, स्वर्ण रेखा तो झारखंड में है, ये पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये नहीं होगी सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। विचार करने हैं वॉल्सविक कटक, ये तो अटलांटिक महासागर में स्थित है, और सरगेसो सागर भी अटलांटिक में ही है। बाकी ये सुंडागर्त और
ये तो मेरियाना गर्त तो सुंडा गर्त तो अपने यहाँ पे ही है, हिंद महासागर में, मेरियाना प्रशांत में है। ठीक है, तो ये केवल दो होंगे, ये दोनों वाल्स्विक कटक और सरगेसो सागर, ये अटलांटिक में है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी नहीं होगा, दक्षिणी नहीं होगा, उत्तरी गोलार्ध होगा। उत्तरी गोलार्ध में होता है उपोष्ण कटिबंध में, तो ठीक है, उपोष्ण कटिबंध दे रखा है। भूमध्य रेखा की ओर होता है, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की सामान्य स्थिति, दिनांक दे रखी है, लेकिन लगभग 15 जून से ही स्टार्ट माना जाता है, 1 जुलाई, ऑप्शन एक ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, बालाघाट महाराष्ट्र में है ये तो, पश्चिम घाट से निकलने वाली। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं? बालाघाट ही, ये तो महाराष्ट्र में है ना। ठीक है, 61 पे आते हैं। यदि वर्ष 2024 के लिए भारत के कुल उत्पादों में खनिज तेल, ईंधन तेल, आसवन के, अच्छा इनको हम देखना है कि कौन सा अधिक आयात करते हैं, भारत के आधिकारिक आयात में, है ना। ठीक है, कच्चे तेल सबसे ज़्यादा लेते हैं, ऑप्शन ए सब में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी आता है, ए के बाद बी, फिर उसके बाद हम मोती, कीमती पत्थर। ठीक है, जैसा ABCD जैसा दे रखा है वैसे होगा भाई। भारत सरकार वर्ष 2007 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर रही है। इस उत्पादन का 2025 में, अरे भाई इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन होगा भाई, ऑप्शन सी। भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों का पहला वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। इस सर्वेक्षण की संदर्भ अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 है, तो 25-26 बिल्कुल है ना, 25-26 है, 2025-24, 25-26 पहला अधिकरण, नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये नहीं होगा, 24-25 ही है, 2024-25 है, 25-26 नहीं। और इसका संरक्षण बिल्कुल सही, पहला और तीसरा, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 64 है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन से राज्य ने अधिक रकम? तमिलनाडु भाई, मैन्युफैक्चरिंग में तमिलनाडु 100%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। इस पहल के अंतर्गत बिना गारंटी के 50 लाख तक का आसान अंतर कम किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा के लिए दे रखा है इसमें हमारे को, इस पहल के अंतर्गत लघु व्यवसायों को समर्थन देने हेतु 50 लाख, अरे भाई 50 लाख नहीं है, 10 से 20 लाख की है। और इस योजना के अंतर्गत 80% से अधिक ऋण महिलाओं उद्यमों को स्वीकृत कर, नहीं, लगभग 70 ही है, 80 नहीं होगा। सभी ऋणों का लगभग 1/5 हिस्सा पहली बार उद्यम शुरू, हाँ ठीक है, थर्ड सही लग रहा है, केवल एक ही सही होगा, केवल तीसरा सही है। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई। 1946 में संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति की बैठक निम्नलिखित में, राजेंद्र प्रसाद जी के, ऑप्शन 4। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रोत्साहन देता है? अनुच्छेद 51, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मार्च अप्रैल 2025 में भारत और रूस का निम्नलिखित में कौन सा द्विपक्षीय नौ अभ्यास? इंद्र, जब भी रूस का बात आ जाए तो इंद्र, इंडिया व रशिया, इंद्रा। और वरुण किसका है? फ्रांस के साथ। और कोंकण ब्रिटेन, UK के साथ होता है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है भाई? न्यूनतम आयु तो निर्धारित ही नहीं है। ये बी, सॉरी बी हो जाएगा, न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उसके 3 में लिख रखा है कि भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, 10 साल की वकालत की गई हो। पर में न्यूनतम आयु नहीं है, पर सेवा मुक्ति की है। कितनी है? 65। आ जाइए सवाल नंबर 70 में। भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, उस पद पर कितनी बार पुनर्निर्वाचन? कोई सीमा नहीं है भाई, कितनी भी बार हो सकता है। अमेरिका में 2 बार है बस। 71 में देखते हैं, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहता है। सही है भाई। कारण कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 9 संसद को ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता प्रदान हेतु कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में तो संसद को कानून बनाने से प्रतिबंध नहीं करता है, बल्कि संसद को नागरिकता के नियम और नए कानून बनाने की पूर्ण शक्ति तो अनुच्छेद 11 करता है। 9 कहाँ से आ गया? तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेंगे? हाँ ठीक है, अनुच्छेद 75 में हो जाएगा, इसी में दे रखा है। 73 में कह रहा है 1935 के भारत शासन अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों का उल्लेख किया गया है? धारा 7 में देखना एक बार, आप देखना, मुझे नहीं पता है। सवाल नंबर 74, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को नागरिकों के विरुद्ध केवल 5 आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है। एक तो धर्म के आधार, मूल वंश के आधार, जाति के आधार, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। इसमें क्षेत्र तो नहीं आएगा ना। सवाल नंबर 75 कह रहा है कि अप्रैल 2026 में निम्नलिखित में से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया? दिनेश त्रिवेदी जी को किया है। देखो, ये अभी अप्रैल में ही इनकी आधिकारिक घोषणा हुई थी, जब ये पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और वरिष्ठ राजनेता दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में। 76 कह रहा है कि विद्यमान निर्वाचक नामावली से अपना नाम हटवाने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर 7 भरते हैं भाई? भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार किसी भी को मतदाता सूची में किसी भी नाम को शामिल करना, आपत्ति दर्ज या मौजूदा नाम में जैसे करेक्शन हटवाने, स्थानांतरण, मृत्यु आदि चीज 6 नंबर। नए फॉर्म 6 नए पंजीकरण के लिए होता है, फॉर्म 8 सुधार स्थानांतरण के लिए होता है, और ये 7 होता है जो नाम हटवाने के लिए। बिल्कुल सही है, 7 ही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचों से परहेज किया और समय तथा परिस्थितियों में आवश्यकताओं अनुसार ये एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है भाई, भीमराव ने कहा था ये चीज। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के मात्र निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। अरे नहीं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य निर्वाचित कहाँ लेते हैं? नहीं, पहला गलत है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब 30 वर्ष की आयु, अरे 35 होनी चाहिए भाई, कोई सा भी नहीं होगा। 79 पे पहुंच गए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 की बात की गई है। 39 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में हमको विचार करना है। देखिए, पुरुष और स्त्री को दोनों का काम समान कार्य, ठीक है, बिल्कुल सही, समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त साधन प्राप्त करने का, बिल्कुल यार, दोनों सही हो जाएंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? अनुच्छेद 83 में कहा गया है भैया, स्थायी सदन है और विघटन नहीं होगा, बल्कि 1/3 सदस्यों जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
81 कह रहा है। अच्छा 81 से तो साइकोलॉजी आ गया। कोई सवाल है अब आगे? चलिए, अब सारे साइकोलॉजी के सवाल हैं, अब सवाल नहीं है इसमें। तो अच्छा पेपर था, मीडियम से ऊपर लेवल का ही पेपर था। लगभग जिन्होंने भी 50 से 55 के आसपास सवाल सही किए हैं वो थोड़ा सा रेस में बिल्कुल बना रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पेपर था, छोड़ने लायक भी क्वेश्चन थे, आपको नहीं करने थे, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी जरूर आए हैं। तो लगभग 50 स्कोर करना इसमें बेस्ट रहेगा। 50 से 55 में आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे का पेपर जो भी होगा हम आपको चैनल पर डाल देंगे।